हेलो दोस्तों, 2026 बोर्ड एग्जाम की घंटी बज चुकी है और हम लोग अपने चैनल फिजिक्स दा में क्लास 12 फिजिक्स का सेमीकंडक्टर चैप्टर लेकर आपके पास आए हैं। हम लोग उन चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे जहां कंटेंट बहुत डीप में नहीं पढ़ना है और फिर भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस कड़ी में हमारा पहला चैप्टर है सेमीकंडक्टर। चलिए ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे बेसिकली हमें क्या पढ़ना है? हम लोग को बेसिकली पढ़ना है इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के तीन कैटेगरीज होते हैं। क्या है वो तीन कैटेगरीज? तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के तीन कैटेगरीज हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब ये तीन कैटेगरी को कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्या उनका बेसिस है? तो उनका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। इसके बेसिस पर तीनों को कैटेगराइज किया जाता है। चलिए एनर्जी बैंड डायग्राम को देखते हैं क्या होता है। दो एनर्जी के घर होते हैं, सिंपल आपको समझना है। एक घर का नाम है कंडक्शन बैंड जिसका एनर्जी ज्यादा है, एक बैंड का नाम है वैलेंस बैंड जिसका एनर्जी कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे बिकॉज उसका एनर्जी कम है, लेकिन वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो एनर्जी का गैप होता है दोनों बैंड के बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप होता है, वो एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट या अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं वो जीरो होता है। एनर्जी का गैप ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रॉन्स को उतना एनर्जी मिल जाता है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, और इसीलिए कंडक्टर्स जो है रूम टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये था कंडक्टर्स के बारे में, बस आपको इतना ही जानना है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं जानना है। हमारी है इंसुलेटर्स की। अभी इंसुलेटर्स में क्या होता है? तो इंसुलेटर्स में आप समझ सकते हैं कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जैसे प्लास्टिक या वुड। क्यों नहीं करता होगा? क्योंकि इनमें क्या होता है कि एनर्जी का जो गैप है कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड में वो बहुत ज्यादा है, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा का एनर्जी गैप होता है, जिसके कारण ये कंडक्ट करता ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उतना एनर्जी अचीव ही नहीं कर पाएगा कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स एट एनी टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। इतना ही आपको जानना है इंसुलेटर्स के बारे में। चलते हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में, जो कि आज के हमारे दिन का हीरो है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? नाम से ही लग रहा है सेमी। सेमी मतलब क्या होता है दोस्तों? सेमी मतलब होता है आधा। ये आप जानते हैं, मतलब ये लोग आधा कंडक्टर है, मतलब इसके अंदर कंडक्ट करने का कैपेसिटी है, बट हमेशा नहीं है। कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा तब ये लोग कंडक्शन करेगा। अब क्या है इसका बैंड एनर्जी गैप का सिचुएशन, क्या है उसको समझते हैं। इसमें भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, लेकिन इनका जो एनर्जी गैप है दोनों बैंड के बीच में वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। मतलब ये गैप हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर एक्सटर्नली हम लोग इसमें एनर्जी सप्लाई करें, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच सकते हैं इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, और वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बात समझ में आ गई? तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, जो कि हर साल पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो आप इसको बैंड एनर्जी डायग्राम बना के तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वैल्यूज याद रखिएगा तो आपका आंसर और अच्छा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है कंडक्टर्स के लिए और सेमीकंडक्टर्स के लिए, या आपको दे देगा कि आपको रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ग्राफ बनाना है कॉपर एल्यूमिनियम के लिए या सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है दोस्तों वो सेमीकंडक्टर्स के कैटेगरी में आता है। तो क्या कॉन्सेप्ट है कंडक्टर्स में? जैसे मैंने बताया कि कंडक्टर्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ही उसको उतना एनर्जी मिल गया है। अब क्या होगा? अब जैसे ही हम लोग वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और इसीलिए रेजिस्टेंस हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा दोस्तों? आप जब उसको टेम्परेचर देंगे, मतलब हीट एनर्जी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा और कंडक्शन को बढ़ाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर्स का रेजिस्टेंस घटता है और इनका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस बात को बस दिमाग में बैठा के रखना, बहुत ही सिंपल सा चीज है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक। कंडक्टर्स में भी दो कैटेगरीज है दोस्तों। एक है हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, जिसका एक और नाम है इंट्रिंसिक। आप इस नाम को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्योर वर्ड से ज्यादा इंट्रिंसिक वर्ड यूज किया जाता है।
और दूसरा है इम्प्योर, जिसका एक और नाम है एक्सट्रिंसिक। इन दोनों नामों को दिमाग में बैठा कर रखिए। अब प्योर चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, हम लोग प्योर चीजें खाना चाहते हैं, प्योर एयर ब्रीथ करना चाहते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर हमें सिखाता है दोस्तों हर प्योर चीज अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी बहुत लो होता है, इतना लो होता है कि कमर्शियल पर्पस के लिए हम लोग सेमीकंडक्टर्स को यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें इंप्योर सेमीकंडक्टर्स बनाना पड़ता है। और इंप्योर सेमीकंडक्टर्स क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि कंपैरेटिवली उनका कंडक्टिविटी हाई होता है। अब इंप्योर सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। बस आपको इतना ही दिमाग बैठाना है, सेमीकंडक्टर्स के दो कैटेगरीज हैं, प्योर मतलब इंट्रिंसिक, इंप्योर मतलब एक्सट्रिंसिक। प्योर से इंप्योर बनाने की क्यों जरूरत पड़ा? प्योर का कंडक्टिविटी कम, इंप्योर का कंडक्टिविटी ज्यादा। कमर्शियली हम किसको यूज करेंगे? इंप्योर या एक्सट्रिंसिक को यूज करेंगे। इंप्योर के दो कैटेगरीज हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब प्योर से इंप्योर बनाएंगे कैसे? चलिए उस कहानी को समझते हैं। प्योर से इंप्योर बनाने की जो कहानी है उसका नाम है, उस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। आप सुने होंगे कि एथलीट्स लोग भी बहुत बार डोप्ड पाए जाते हैं। तो डोपिंग में क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है कि आप कुछ इस तरह के केमिकल्स अपने अंदर लेते हैं जो आपकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। यहां कंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स का क्या एबिलिटी हम लोग जज कर रहे हैं? कंडक्ट करने का एबिलिटी। जो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग यूज करेंगे जिसका कंडक्ट करने का एबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? एडिंग इंप्योरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। अब तुमसे पूछा जाएगा कि भाई आपने प्योर को इंप्योर क्यों बनाया? तो आंसर मैंने पहले ही बताया कि प्योर सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी लो होता है, जिसके कारण कमर्शियली हम उसको यूज नहीं कर पाते। डोपिंग करके हम लोग उसको इंप्योर बनाएंगे और उसको कंडक्टिविटी को हाई कर लेंगे। ठीक है। अब सवाल आता है कि जब हम डोपिंग करेंगे तो दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। कौन कौन से दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे? एक बनेगा पी टाइप और दूसरा बनेगा एन टाइप। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये लोग ग्रुप 14 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आते हैं। चलिए सिलिकॉन को ही अगर हम एग्जांपल में लेते हैं, तो सिलिकॉन को अगर हम एग्जांपल में लेंगे, ग्रुप 14 में आते हैं, तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये लोग 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं दोस्तों? 4। क्यों? क्योंकि ग्रुप 14 में आते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड ये लोग बना सकते हैं। अब इसमें अगर हम ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड कर दें एज एन इंप्योरिटी, कौन सा एलिमेंट? जैसे एल्यूमिनियम या इंडियम, जो कि ग्रुप 13 में आते हैं, अगर उनको ऐड कर देंगे तो यहां क्या होगा? यहां यह होगा दोस्तों कि बॉन्ड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्यों कंप्लीट नहीं हो पाएगा? फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, ये सिलिकॉन इस बी जो है वो कोई एक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 13 का है, तो इसमें जो बी वाले एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बना पाएगा? क्योंकि ये बी वाला ग्रुप 13 का है तो ये 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। तो 3 बॉन्ड जब बना पाएगा तो एक बॉन्ड जो बनेगा, जैसे मान लीजिए यहां सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। अब यहां पर अगर एल्यूमिनियम है तो ये एल्यूमिनियम 1 2 3 बॉन्ड बना लिया। यहां पे सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास एल्यूमिनियम तो बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो ये जो बॉन्ड होगा दोस्तों ये इनकम्प्लीट बॉन्ड हो जाएगा और वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? वॉइड। किसका वॉइड? किस चीज की कमी है? ये जो डॉटेड लाइन बनाए हैं दोस्तों, यहां किस चीज की कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। वॉइड मतलब खाली स्थान। किस चीज का खाली स्थान है? वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस वॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है होल। और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज हम लोग एज्यूम करते हैं, इसीलिए इस सेमीकंडक्टर का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बट एक चीज दिमाग में रखना है, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब उस सेमीकंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ऑन द होल वो सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, लेकिन यहां पर होल्स या वॉइड क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बना पी टाइप? जब ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में एज एन इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। चलिए आगे बढ़कर अब एन टाइप को समझते हैं। सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा दोस्तों? जब आप किसी ग्रुप 15 के एलिमेंट जैसे फास्फोरस या आर्सेनिक जो ग्रुप 15 में आते हैं, जो 5 बॉन्ड्स बना सकते हैं, उनको एज एन इंप्योरिटी ऐड करेंगे सिलिकॉन के साथ, तब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि सिलिकॉन जो है वो 1 2 3 4 बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन ये फास्फोरस भाई साहब तो 5 बॉन्ड बना सकता है। इस फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में आपको मदद करेगा और कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो यहां पर कंडक्शन किसके कारण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम लोग एज्यूम करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, नेट चार्ज जीरो है, दोनों न्यूट्रल है। कौन सा चार्ज वहां पर बना, जैसे कि पी टाइप में होल्स या वॉइड बना, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज एज्यूम किए, इसीलिए इसका नाम हो गया पी टाइप। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसीलिए इसका नाम हो गया एन टाइप। हालांकि दोनों ही न्यूट्रल होता है। चलिए इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। सेमीकंडक्टर में दोस्तों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, क्योंकि होल्स क्रिएट हुआ, वॉइड क्रिएट हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। अब आप सोचिएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहां से आ गया? तो वॉइड या जब वहां पर होल्स क्रिएट हुआ तो दूसरे जो एटम्स है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट किए थे वो तो अट्रैक्ट होंगे ना उसके तरफ। जहां पर खाली स्थान हो जाता है लोग उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनको उसमें इंटरेस्ट है। तो वॉइड या पॉजिटिव चार्ज में किसको इंटरेस्ट है? इलेक्ट्रॉन्स को इंटरेस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर मूव करने लगेंगे, राइट। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? मूवमेंट स्टार्ट हुआ ड्यू टू वॉइड या होल्स। तो आपको सिंपल याद रखना है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं लगाना, सिंपल याद रखना है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। किसमें? पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और जब हम लोग एन टाइप में आएंगे ये कहानी बिल्कुल उलट जाएगी। क्या उलट जाएगी दोस्तों? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, क्योंकि जो पेंटावेलेंट एटम हमने यूज किया था एज एन इंप्योरिटी, उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां क्या हो जाएगा? होल्स हो जाएगा। क्लियर? पी टाइप सेमीकंडक्टर, होल्स आर मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी, होल्स आर माइनॉरिटी। एकदम दिमाग में उसको छाप लीजिए। चलिए टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक आता है बीच में लॉ ऑफ मास एक्शन। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कुछ याद नहीं रखना है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। Ni क्या हो गया? कंसंट्रेशन या डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। डोपिंग करने से पहले, इंप्योरिटी मिलाने से पहले Ne क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और NH हो गया कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपको Ni का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, और Ne का वैल्यू दे दिया, आपको NH का वैल्यू निकालना है, तो आप NH का वैल्यू निकाल लीजिएगा इस फॉर्मूला को यूज करके। अब जिसका ही वैल्यू ज्यादा आएगा, अगर Ne का वैल्यू ज्यादा आता है तो आप बोलिएगा कि वो जो सेमीकंडक्टर है वो एन टाइप है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है। और अगर NH का वैल्यू ज्यादा आता है, NH का वैल्यू ज्यादा आता है कैलकुलेट करने के बाद, या जो भी गिवन है उसमें, तो आप कहेंगे कि वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ होल्स या होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा आ रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन देगा जिसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन दे देगा, और दोनों में से कोई एक दे देगा, एक अननोन निकालना होगा, बोलेगा किस टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो आप Ne और NH के वैल्यू कंपेयर करेंगे। अगर NH का वैल्यू ज्यादा आता है तो होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब पी टाइप। अगर Ne का वैल्यू ज्यादा आता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वो एन टाइप। इस क्वेश्चन को आप बुक में मिल जाएगा, सॉल्व करके आप देखिएगा आराम से बन जाएगा। चलिए टॉपिक्स में आगे प्रोसीड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डोपिंग करने के बाद हम लोग डोपिंग क्यों किया? कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और कंडक्टिविटी कब बढ़ेगा? जब वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी का गैप था वो कम होना चाहिए। तो डोपिंग करने से बैंड एनर्जी डायग्राम पर क्या असर पड़ा? तो बैंड एनर्जी डायग्राम पर यह असर पड़ा। देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड था। अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहां पर एक और एनर्जी का लेवल बन जाएगा, और जिसमें होल्स रहेंगे। ये जो बनाए हैं ये क्या है? ये होल्स है। और ये होल्स क्या, किस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हैं? होल्स का मतलब क्या है? होल्स का मतलब वॉइड, कमी। किस चीज की कमी? इलेक्ट्रॉन्स की कमी। इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के पास है। तो यहां पर एक एनर्जी लेवल बन जाएगा वैलेंस बैंड के नजदीक, जो जिसमें होल्स रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रूम टेम्परेचर पर ही यहां पहुंच जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने की जरूरत नहीं है। अब जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अब उनको सिर्फ इस एनर्जी बैंड से यहां जाना है, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गया। ये क्या कर रहा है? ये एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल पे होल्स हैं, वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है एक्सेप्टर लेवल। इट कंटेन्स होल्स विच विल रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड। चलिए अब देखते हैं कि एन टाइप में एनर्जी बैंड डायग्राम पर क्या असर पड़ा।
तो चलिए यहां पर देखिए, अब यहां पर जब हम लोग आ रहे हैं एन टाइप में, तो एन टाइप में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स था, यहां भी एक एनर्जी का लेवल बना, लेकिन यहां पर इस एनर्जी का लेवल में क्या है, इस एनर्जी का लेवल में दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, इलेक्ट्रॉन्स को अपने आप को देना है, कहां देना है, कंडक्शन बैंड में देना है। इसीलिए ये जो एनर्जी का लेवल बनेगा वो कंडक्शन बैंड के नजदीक बनेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये लेवल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसीलिए इसका नाम है डोनर लेवल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो आपको ये दोनों बैंड एनर्जी डायग्राम बिल्कुल समझ लेना है, और अगर आप अभी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पी टाइप में क्या हुआ, एक्सेप्टर लेवल बना जो कि बैलेंस बैंड के नजदीक रहेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। एन टाइप में क्या हुआ, डोनर लेवल बना जो कि कंडक्शन बैंड के नजदीक बना क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना लिया, अब क्या करना है, इन दोनों को हम लोग फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं। जब फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, अभी कोई बैटरी बैटरा नहीं लगाए, सिर्फ दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लाए। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा था, पी टाइप में होल्स का डेंसिटी ज्यादा था। आप लोग जानते हैं कि डिफ्यूजन होता है जब भी डेंसिटी अलग अलग होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ डिफ्यूज कर लेगा, होल्स पी से एन की तरफ डिफ्यूज कर लेगा। इसीलिए देखिए कि एन टाइप की तरफ पॉजिटिव चार्जेस फॉर्म होने लगे जो कि होल से करना है, और पी टाइप में नेगेटिव चार्जेस फॉर्म होने लगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्यूज होने के कारण हुए, और उसी कारण से यहां पर एक लेयर बन जाएगा। इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं, डेप्लीशन लेयर। और इस लेयर पर जो चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव वो फ्री नहीं है, वो बंद गए हैं, वो चार्ज मोबाइल नहीं है, इमोबाइल चार्जेस है, कंडक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन रहा है तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बैरियर पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं दोस्तों, बैरियर पोटेंशियल। ये बैरियर है, किस चीज के लिए बैरियर है, करंट के फ्लो में रुकावट है, करंट के फ्लो में बैरियर है। इससे यह भी पता चलता है कि जब तक इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस फॉर्म हुआ, जब हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाएं, जब तक इस बैरियर पोटेंशियल को हम लोग ओवरकम नहीं करेंगे तब तक करंट का फ्लो पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस नहीं हो पाएगा। इस पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर का मिलन को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर, चलिए अब पीएन जंक्शन डायोड के बारे में और कुछ बेटर समझते हैं। पीएन जंक्शन डायोड शायद इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, बायसिंग का मतलब होता है कि आप बैटरी का कनेक्शन या जो अप्लाई कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस, उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप दो तरह से बायसिंग कर सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायसिंग, एक रिवर्स बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में है कि पी टाइप वाला जो आपका रहेगा वो हाई पोटेंशियल पे रहना चाहिए, एन टाइप जो है वो लो पोटेंशियल पे रहना चाहिए, तो उसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। और फॉरवर्ड बायसिंग जो होता है वो कंडक्शन स्टेट होता है, मतलब उस समय डायोड के अक्रॉस करंट कंडक्ट होगा। और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, पी टाइप को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। दोस्तों एक चीज बहुत यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात यहां नहीं करेंगे, यहां हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझा दूंगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, पी टाइप को लो पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, एन टाइप को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करना है, और ये नॉन कंडक्शन स्टेट है। आइडियल डायोड अगर रहेगा तो वो थोड़ा भी करंट कंडक्ट नहीं करेगा अगर वो रिवर्स बायस है। ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझ में आ गई। अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव बात नहीं करेंगे। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव देख के हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स डिसाइड नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है पी टाइप, ये पी है, और ये एन है, एन जो है वो -2 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो 0 मतलब हाई पोटेंशियल है ना, -2 वोल्ट के कंपेयर में, तब ये फॉरवर्ड बायस है। ये वाला डायोड देखिए, यहां पी जो है -2 वोल्ट से कनेक्ट है और एन -3.5 वोल्ट से कनेक्ट है, अभी भी पी जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यहां देखिए, यहां क्या है, पी जो है वो -2 वोल्ट से कनेक्ट है और एन जो है ग्राउंडेड है, मतलब 0 वोल्ट है इधर, तो अभी एन हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस प्लस माइनस के बेसिस पर नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बेसिस पर। चलिए फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ को समझते हैं और फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में और भी कुछ प्रॉपर्टीज है उसको समझते हैं। अब देखिए, ये हो गया फॉरवर्ड बायस में एक पीएन जंक्शन डायोड का कनेक्शन, ये रिवर्स बायस में। तो पी टाइप हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। आप बोलिएगा सर ये तो बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है, बट हम हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल वाले टर्म्स के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
तो P जो है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, N लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। यहां पर P जो है लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया और N जो है हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, तो ये रिवर्स बायस हो गया। तो क्या हो रहा है इन फॉरवर्ड बायस, द थिकनेस ऑफ द डेप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। क्या होता है जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो थिकनेस जो होता है डेप्लीशन लेयर का वो कम हो जाता है, और डेप्लीशन लेयर का थिकनेस का कम मतलब बैरियर पोटेंशियल को कम होगा और करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग केस में। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, डेप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ता है, तो डेप्लीशन लेयर का थिकनेस बढ़ रहा है मतलब जो आपका बैरियर पोटेंशियल है वो और ताकतवर हो रहा है और आपको करंट को फ्लो होने देगा नहीं। तो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस। बस इतना भी अगर समझ लेते हैं तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी इस टॉपिक में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ कैसे होता है। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को समझने से पहले आप इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लें। क्या है पॉइंट कि फॉरवर्ड बायस में अगर आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस 0 होगा, और अगर रिवर्स बायस है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा इफ द डायोड इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। तो हमें जो पढ़ना है वो मोटा मोटा आप समझ लीजिए आइडियल डायोड के बारे में ही पढ़ना है। एक आध क्वेश्चन है वहां हम लोग डिस्कस कर देंगे। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ को देखते हैं। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ का मतलब होता है आई और वी का ग्राफ, मतलब करंट और वोल्टेज का ग्राफ। तो इधर हम लोगों ने वोल्टेज को लिया वी को और इधर करंट को लिया। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि जब हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो आप ध्यान देंगे कि वी को हम लोग वाई एक्सिस में रखते हैं और आई को एक्स एक्सिस में रखते हैं, लेकिन जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो वी को एक्स एक्सिस में और आई को वाई एक्सिस में क्यों रखें, कमेंट में जरूर बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है। चलिए देखते हैं। अब क्या है, V इधर है, I इधर है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हम लोग बायसिंग प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो करंट तुरंत फ्लो नहीं करने लगता है, क्योंकि मैंने कहा कि वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। जब तक उसको ओवरकम नहीं करेंगे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मान लेते हैं ये बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू है, जब तक उस वैल्यू को ओवरकम नहीं करेंगे करंट 0 दिखा रहा है। जैसे ओवरकम करेंगे करंट धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने लगेगा। ग्राफ में इसको नी पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो आपको फॉरवर्ड बायस का ग्राफ दे दिया जाएगा और हो सकता है आपको डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए एग्जाम में, तो घबराना नहीं है। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, चेंज इन वी बाय चेंज इन आई। यहां पर कुछ वैल्यूज दिए हुए रहेंगे, आपको देखना वी कितना चेंज किया और आई कितना चेंज किया, दो वैल्यूज के बीच में, और डेल्टा वी बाय डेल्टा आई कर देंगे तो विल गेट द डायनामिक रेजिस्टेंस। और ये होता है फॉरवर्ड बायस के केस में। फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में क्या होता है, थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है, हालांकि आइडियल डायोड अगर लेंगे तो थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये थोड़ा बहुत करंट क्यों फ्लो करता है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आने के बाद ऑब्जर्व होता है करंट जो है वो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। इस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो एक बार ब्रेकडाउन हो जाने के बाद आप देखिए करंट जो है बढ़ रहा है, बस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन डायोड जो है वो कांस्टेंट हो गया। ये ब्रेकडाउन कब होता है, जब डायोड रिवर्स बायस रहता है, और जितना ज्यादा आप डोपिंग बढ़ाएंगे उतना ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाएगा। मतलब मान लीजिए एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें थोड़ा लाइटली डोप्ड किया गया, उसका अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो अगर हेवली डोप्ड अगर पीएन जंक्शन डायोड आप करते हैं तो उसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा 5 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो डोपिंग बढ़ाने से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है। और इस ग्राफ को एकदम दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है, आपको आएगा और इसमें आपको डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने आ सकता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आगे जाने से पहले कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग और रिफ्रेश कर लेते हैं, रिचार्ज कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना अच्छा हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया अभी तक। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है। यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें दो डायोड कनेक्टेड है, एक 20 वोल्ट का सप्लाई है। पूछा जा रहा है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, डायोड को एज्यूम करना है आइडियल है। देखिए ये वाला जो डायोड है दोस्तों, इसका जो एन है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया, मतलब ये रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस मतलब कंडक्शन नहीं करेगा, मतलब इस वाले आर्म में, इस वाले वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। और इसका P जो है वो हाई से कनेक्टेड है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस है तो ये कंडक्शन करेगा। सो ये रेजिस्टेंस हमारा यूज हो रहा है, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा दोस्तों, करंट हो जाएगा V बाई आई, दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 5। सो करंट इन द सर्किट विल बी 4 एम्पियर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखना है कौन सा डायोड फॉरवर्ड है कौन सा डायोड रिवर्स है। अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कैलकुलेट द करंट, जो करंट है कितना फ्लो कर रहा है। तो यहां पर 4.3 वोल्ट दिया हुआ है, यहां पर 0.3 वोल्ट दिया, मतलब इस डायोड का बैरियर पोटेंशियल जो है दोस्तों वो दे दिया है। बैरियर पोटेंशियल इसका कितना दे दिया है, बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 0.3। तो 4.3 माइनस 0.3 तो हो जाएगा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और यहां से आपका 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो करंट विल बी 4 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम,
दैट इज इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर का इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको इसलिए दिए ताकि बैरियर पोटेंशियल का भी अगर वैल्यू दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, इस तरह से आप उसको सॉल्व करना है। क्लियर? चलिए अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन 100% आएंगे, इसको आप एकदम मिस आउट मत कीजिए। टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि सीबीएसई ने इस बार जो सिलेबस दिया है उसमें सिर्फ हमें एक ही एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है, वो है रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। बहुत सिंपल है। रेक्टिफायर तीन तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। हालांकि हमें सिर्फ हाफ वेव और फुल वेव पढ़ना है, ब्रिज रेक्टिफायर हायर क्लास में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है? रेक्टिफायर में सिंपल आपको याद रखना है, हाफ वेव है तो एक ही डायोड यूज होगा। यहाँ पे ये एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है, ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी में हम लोगों ने एक डायोड लगा दिया। डायोड लगा देने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया जहां से हम आउटपुट लेंगे। हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी में जो आउटपुट मिलेगा, मतलब यहाँ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो एक एसी सिग्नल मिलेगा। अब इस एसी सिग्नल को जब हम इस डायोड में इनपुट देंगे तो क्या होगा? जब हमारा पॉजिटिव साइकिल इंट्रोड्यूस होता है तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, बिकॉज पी का पोटेंशियल क्यू के पोटेंशियल से उस समय ज्यादा हो जाता है। फॉरवर्ड बायस है, कंडक्ट करेगा, आउटपुट मिलेगा। जब नेगेटिव साइकिल आता है तो पी का पोटेंशियल क्यू के पोटेंशियल से कम हो जाता है। मतलब ये जो पी टाइप है वो पी से कनेक्ट है, मतलब लो पोटेंशियल से कनेक्ट हो जा रहा है। जब नेगेटिव साइकिल आ रहा है तब ये डायोड रिवर्स बायस हो जा रहा है और इससे कंडक्शन नहीं हो रहा, आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट। पॉजिटिव साइकिल के लिए हमारा आउटपुट मिला क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस था। नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिला क्योंकि डायोड रिवर्स बायस हो गया। फिर पॉजिटिव साइकिल आया, फिर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ और हमें आउटपुट मिला। अब इसे हम लोग डीसी क्यों कह रहे हैं? आपके मन में यह सवाल आ सकता है। एसी का मतलब है, देखिए इसमें दो फेज है, पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज। इसमें एक ही फेज है, सिर्फ पॉजिटिव फेज, इसलिए डीसी है। बट वैल्यूज क्योंकि इसका भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, तो इसका नाम हम बेटर नाम क्या देते हैं? फ्लक्चुएटिंग डीसी आउटपुट। फ्लक्चुएटिंग मतलब इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, हालांकि फेज इसका एक ही है, सिर्फ पॉजिटिव फेज है, तो इसको डीसी बोल सकते हैं क्योंकि नेगेटिव फेज नहीं है इसमें। चलिए अब दूसरा देखते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर 50 हर्ट्ज का इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया गया तो जो आउटपुट मिल रहा है हम लोगों को एक हाफ रेक्टिफायर में, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसका फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ हाफ रेक्टिफायर। चलिए अब फुल वेव रेक्टिफायर को देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा है। तो चलिए फुल वेव रेक्टिफायर में दोस्तों क्या है? फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास दो डायोड्स रहेंगे। ऑफकोर्स दो डायोड्स रहेंगे, वही सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर में हम लोग दो डायोड लगा देंगे और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा? जब पॉजिटिव फेज आएगा तो P हाई पोटेंशियल पर है, Q लो पोटेंशियल पर है, ये डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, ये डायोड रिवर्स हो जाएगा। तो इसके थ्रू कंडक्शन होगा, हमें इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा। जब हमारा नेगेटिव फेज ऑफ द एसी आएगा तब क्या होगा? तब ये डायोड जो है रिवर्स बायस हो जाएगा और ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। इसके थ्रू करंट जाएगा, फिर भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन देखिए वेरी नहीं कर रहा है, करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ है, मतलब पोलैरिटी चेंज नहीं हो रहा। मतलब इधर से क्या जा रहा है? डीसी जा रहा है, मतलब हमें आरएल के अक्रॉस क्या मिल रहा है? डीसी मिल रहा है। तो इसका अगर हम आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो कैसा दिखेगा दोस्तों? इसका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा। जब हम लोग पॉजिटिव को ले रहे हैं तब हमारा D1 डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है और वो कंडक्ट कर रहा है। जब नेगेटिव फेज आ रहा है तब D1 तो कंडक्ट नहीं कर पा रहा, बट D2 कंडक्ट कर रहा है और जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें आउटपुट मिल रहा है। फिर जब पॉजिटिव आ रहा है फिर D1 कंडक्ट कर रहा है। तो यहां पे क्या है? दोनों फेज के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन हाफ वेव में क्या हो रहा था कि नेगेटिव फेज के लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रहा था। क्लियर? दोनों ग्राफ्स को आप ध्यान से याद रखेंगे। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर इनपुट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा? तो इनपुट का फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है दोस्तों तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगा इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये ध्यान रखना, हाफ वेव में अगर ये 50 रहता तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मिलता, लेकिन फुल वेव में क्या होता है? ये डबल हो जाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए तो यहां पर आपको समझ में आ गया, लेकिन दोनों ही में हमें किस तरह का आउटपुट मिल रहा था? फ्लक्चुएटिंग डीसी मिल रहा था। तो उसको और ठीक ठाक डीसी कैसे बना सकते हैं? उसके लिए हमें फिल्टर सर्किट का इस्तेमाल करना होगा। फिल्टर सर्किट कुछ नहीं है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर है। मान लीजिए यहां पर मेरे पास जो आ रहा है उसमें कुछ एसी भी है और डीसी भी है। क्यों एसी है? क्योंकि जो वैल्यू हमको मिल रहा है ऐसे ऐसे मिल रहा है, तो उसमें एसी कॉम्पोनेंट्स है क्योंकि वैल्यू वेरी कर रहा है। इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर डीसी को पास होने दे देगा लेकिन एसी को कुछ ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर से डीसी पास ही नहीं हो पाएगा, तो सारा का सारा डीसी इधर से चला जाएगा, इधर क्या जाएगा? इधर एसी जाएगा, इधर एसी जाएगा, इधर डीसी जाएगा।
क्लियर, इधर डीसी जाएगा तो इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, क्योंकि डीसी जो है वो कैपेसिटर से जा ही नहीं सकता है। यहां पर भी एसी का कुछ फिल्ट्रेशन हुआ और बाकी एसी इधर से भी जाएगा, तो इधर हमें क्या मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस डीसी मिलेगा। तो हमें किस तरह का आउटपुट फाइनली मिल रहा है, हमें इस तरह का आउटपुट मिलेगा फाइनली। ये भी थोड़ा फ्लक्चुएटिंग है बट ये बहुत बेटर डीसी है इसके कंपेयर में। ये जो हम लोग का ये जो है ये भी हमारा डीसी है बट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन अभी जो हमें आउटपुट मिल रहा है कैपेसिटर और इंडक्टर मतलब फिल्टर सर्किट लगाने के बाद वो बहुत ही बेटर डीसी है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक सैंपल पर उठाना है, उसमें सेमीकंडक्टर का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्दी लेकर आ रहे हैं। इन टॉपिक्स को भी अगर आप कर लेते हैं तो बिलीव मी कि आप फिजिक्स में एक बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। अभी तक भी अगर आपने कोई पढ़ाई नहीं किया, हमारे चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।